अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम फर्दर कुछ करेक्शन ऑफ एरर के केसेस देख लेते हैं, बट उससे पहले एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर किसी सवाल के अंदर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आ जाए और उसके रिलेटेड एरर आ जाए, तो आपने सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हम निकालते कैसे हैं। तो सर, हम यहाँ पे लिखते हैं ओवरव्यू ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अच्छा, अब हमने ये कहा कि हम जिस साल की वर्किंग कर रहे हैं, सही है जी, उस साल में हमारे पास यह है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट। हमने कहा ओपनिंग रिसीवेबल हमारा है 5 लाख रुपए का। ये लास्ट ईयर की सेल्स हो गई होगी, ये उसका रिसीवेबल है। यानी पिछले सालों में आते आते हमारे पास इतना रिसीवेबल बचा होगा। सही है जी। हमने कहा हमने सेल्स की, तो जब बच्चों मैंने सेल्स की तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इस बार 8 लाख रुपए की सेल की है। सही जी, ये 8 लाख रुपीस की सेल्स है। इस सेल्स की वजह से मेरा जो है ये रिसीवेबल इन्हांस हुआ होगा। सही है जी। अच्छा, अब आपको नीचे लिख के देगा कंपनीज पॉलिसी इज टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। यार ये बहुत सुकून से समझना, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ आप लोगों के लिए, ये पूछ सकता है। वो कह रहा है कंपनी की पॉलिसी ये है कि कंपनी अंदाज़ा लगाती है कि जो उसके पैसे रिसीव होने से रह जाते हैं, मेरी बात को समझिएगा, जो उसके पैसे रिसीव होने से रह जाते हैं उसके ऊपर वो कहती है कि 5% मुझे नहीं मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई देखो, मेंटेन का मतलब क्या है, अपने क्लोजिंग रिसीवेबल का इतना % मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे प्रोविजन रखना है, उसका एक प्रोविजन बुक करके एक लायबिलिटी बुक कर लेनी है, कॉन्ट्रा अकाउंट के एक अंदाजे वाला नुकसान। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्चुअल लॉस है, ये मेरा एंटिसिपेटेड लॉस है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि जिस साल की सेल्स है और उसी साल आपको पता लगे कि भाई उसी साल के कुछ पैसे हैं जो कि रिकवर नहीं हुए, तो उसका एंटिसिपेटेड लॉस उसी साल में बुक करो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने पिछले साल में सेल की होगी, तो पिछले साल में जो सेल की और जो पैसे नहीं है, देखो रिस्क किस चीज पे है, जो सम एट रिस्क है। मैं सम एट रिस्क किसको कह रहा हूं यहाँ पे, सम एट रिस्क जो मैं कह रहा हूं वो पैसा जो फंस गया। तो हमारे पास जो पैसा फंस गया लास्ट ईयर तक वो कितना है, 5 लाख रुपए। तो उससे जो मिल गया भाई वो तो रिस्क ही नहीं है ना। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप बात करेंगे सम एट रिस्क की। सम एट रिस्क वो अमाउंट होती है जो कि पैसा रिसीव होने से रह गया। तो अगर मैं लास्ट ईयर तक की बात करूं तो लास्ट ईयर जो भी सेल हुई होगी उसमें से इतना पैसा रिसीव होने से रह गया, तो हमने उसका अंदाजे से लॉस उसी साल में बुक कर लिया। हमने कहा कि भाई हम क्यों ये करें कि सेल किसी साल की और उससे आने वाला लॉस बाद में। हम कह रहे हैं जिस साल की सेल है आप अंदाजा लगाएं कि उसमें से कितने पैसे नहीं आएंगे, तो उसी का लॉस उसी साल में बुक कर लो, दैट्स इट। तो ये है एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट, अंदाजे वाला लॉस। ऑल्दो आप पीआरसी लेवल पे, अपने बेसिक लेवल पे करके आते हैं, बट यहाँ पे उसका रिकैप लाजमी है। तो हमने कहा कंपनीज पॉलिसी इज टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। कंपनी की पास्ट हिस्ट्री कहती है कि जो भी रिसीवेबल का बैलेंस बचा हुआ होता है उसमें से हमें कितना नहीं मिलता। सर आप कह रहे हैं 5%, तो हमने यहाँ पे एक अकाउंट बना दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, ये रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, एक एंटिसिपेटेड लॉस होता है, उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है। जैसे पीपी का कॉस्ट अकाउंट होता है ना, उसका यूजेज होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो नेट होके आता है, ये भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, पर यहाँ पे ये रिसीवेबल्स यूज नहीं हो रहे होते, उसका एक अंदाजे वाला लॉस होता है। तो हमने कहा अगर मैं ओपनिंग एंटिसिपेटेड लॉस निकालना चाहता हूं जो लास्ट ईयर तक बुक हो चुका होगा, तो मैंने कहा इसका ले लें आप 5%। तो हमने कहा इसका जब हमने 5% लिया बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दिया
कि 500,000 का 5% लास्ट ईयर तक मैं लॉस बुक कर चुका हूँगा। ये अंदाजे वाला लॉस है, अगेन कह रहा हूँ, बात क्लियर है, ये लास्ट ईयर तक की कहानी हो गई। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हुआ क्या? ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर हुआ ये कि आपको कुछ पैसे भी रिकवर हुए, बहुत सुकून से समझना। तो मैंने कहा आपके पास जब पैसे रिसीव हुए तो कैश और बैंक हो गया डेबिट, सही है जी, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। और मैंने कहा लेट से आपको जो है 4 लाख रुपए रिसीव हो गए। अच्छा, जब 4 लाख रुपए रिसीव हुए तो आपका रिसीवेबल क्या हो गया? कम हो गया। तो आपने कहा कैश या बैंक की वजह से मेरे 4 लाख रुपए आ गए। बात क्लियर है, बहुत सुकून से समझना। अच्छा, फिर आपको पता लगा कि ड्यूरिंग द ईयर it is confirmed that one of the customer is unable to pay amounting to rupees 30,000। अच्छा, अब ये जो कहानी है ड्यूरिंग द ईयर आपको कंफर्म पता लग गया कि ये बंदा पैसे नहीं दे सकता और वो बंदा कितने उधार लेके बैठा हुआ है? 30,000 रुपये। मैंने ये कहा जब आपको वाकई में पता लग गया कि वो पैसे नहीं दे सकता तो आप उसको सीधा रिसीवेबल के अकाउंट से उड़ा दें। इस रिसीवेबल के अकाउंट से उड़ा दें, यानी वो डायरेक्टली राइट ऑफ का मतलब ये है कि एक्चुअल लॉस, नॉट एंटिसिपेटेड लॉस। तो हमने ये कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑल टुगेदर एक एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, और हमने कहा बैड डेट एक्सपेंस राइट ऑफ डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। यानी हमने कहा 30,000 रुपये आप सीधे उड़ा दें यहाँ से, इसके ऊपर अंदाजे वाला लॉस नहीं बुक करें भाई, नहीं ये तो पक्का गए, ये तो नहीं आते। अब बहुत सुकून से समझना, मैंने कहा राइट ऑफ सीधा इस अकाउंट से चले जाएंगे। कितने हैं वो? 30,000 रुपये। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा, मैंने कहा क्लोजिंग है दिस प्लस दिस, यानी टोटल कुल मिला के मुझे कोई 13 लाख रुपए रिसीव करने थे, जिसमें से 4 लाख मिल गए, 30,000 वाकई में लॉस हो गए। बचे कितने? 870। अच्छा, अब 870 जो बचे हैं हम, अच्छा इसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। दिस 870 रिप्रेजेंट्स, मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, दिस 870 रिप्रेजेंट्स कि ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग के मुकाबले में आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं, आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन करूँ प्यारी सी, मैंने कहा सर इस 870 के अंदर हम कह रहे हैं ओपनिंग 5 लाख है, ये मैंने लिख दिया ओपनिंग, और मैंने कहा इट्स 870 के अंदर, देखो ये क्यों इंक्रीज हुआ होगा, मेरी बात को समझें। मैंने कहा पुराने 5 लाख तो लेने ही लेने थे, फिर मुझे पता लगा कि मेरा क्लोजिंग 870 हो चुका है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 870 जो हो चुका है तो यहाँ पे 370,000, यानी अगर मैं देखो 5 लाख को प्लस करूँ 370 में तो कुल मिला के बनता है कितना? 870। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये फॉर द ईयर की क्रिएशन है जो रिसीव नहीं हुई। हाँ जी, अब लॉजिकली समझते हैं भाई, आप मेरी बात को समझें और सीखें और परखें। आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर अगर मैं ये कहूँ ये जो 8,70,000 का क्लोजिंग है इसमें कुछ पिछले साल के पैसे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस साल मज़ीद हैं, तभी तो आपका रिसीवेबल बढ़ गया। क्या मैं कह सकता हूँ लॉजिकल मैनर के अंदर कि आपका सम एट रिस्क जो पैसे फंस गए और ज़्यादा फंस गए, यानी आपने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर प्लीज़ सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बना के दूँ, आपने सेल्स की कितने की? 8 लाख रुपए की, जिसमें से 4 लाख रुपए रिसीव हो गए, 4 लाख रुपए रिसीव हो गए। आपने कहा 30 तो कंफर्म नहीं मिलेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये फॉर द ईयर रिसीवेबल की क्रिएशन है, फॉर द ईयर रिसीवेबल की क्रिएशन। यानी समझने की बात यह है मेरे बच्चों कि इस साल 3,70,000 रुपये से मेरा रिसीवेबल फर्दर इंक्रीज हुआ है। 3,70,000 रुपये से मेरा रिसीवेबल बच्चों क्या हुआ है? फर्दर इंक्रीज हुआ है। ऐसे हुआ है कैसे भाई? सेल्स है कितने की? 8 लाख रुपए की, पैसे कितने आ गए? 4 लाख रुपए, 4 बचे तो हमने कहा भाई 30,000 रुपये तो गए,
कंफर्म नहीं मिलेंगे, तो बच कितने गए? 370। अब मेरा ये कहना है, क्या आप मानते हैं कि ये जो 870 है, इसके अंदर 5 लाख रुपए जो पुराना मौजूद है उस पर आप ऑलरेडी एंटिसिपेटेड लॉस बुक करके बैठे हुए हो, इसमें मजीद कितना आया है? 370। तो यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है कि हम प्रोविजन को मेंटेन करते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास क्लोजिंग टोटल रिसीवेबल इतने का है और मैं कहूँ कि भाई 870 के ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए, तो आपने कहा 43,500 का। तो अगर मैं कहूँ बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालें इन दोनों का डिफरेंस, तो वो कितना आता है सर? 18,500। अब देखिए मैं ये लॉजिकली बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे रट्टा लगा के आते हैं इसका। सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कंपनी की पॉलिसी क्या है, जो पैसा फंस जाए, जो पैसा रिसीव होने से रह जाए, उसका 5% प्रोविजन मेंटेन करना है, रखना है। ऑलरेडी कितना रखा हुआ था? 25,000। रखना कितना चाहिए? 43,500। तो कितने से और बुक करूं? 18,500। तो यानी हमने ये कहा इसकी एक और एंट्री बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कितने से? 18,500। इसको निकालने का एक और तरीका है, यानी आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे सर लॉस तो 2 बार बुक करके नहीं। आप ये समझें 8 लाख रुपए की आपकी सेल थी, सही है जी, 4 लाख रुपए इसमें से मिल गए, आपने कहा 30,000 तो वैसे ही कट गए, तो जो आपके पास बच गए, मेरे बच्चों जो बच गए, जो आपके पास पैसे बच गए वो कितने? 370। क्या मैं कह सकता हूँ इस साल आपका जो मजीद रिस्क आया है, जो पैसे फंसे हैं, वो 370 हैं। अगर मैं 370 के ऊपर 5% लगा दूं तो मुझे ये समझ आ जाएगी, मुझे ये पता लग जाएगा कि इस साल मजीद मुझे कितने पैसे के ऊपर एंटीसिपेटेड लॉस बुक करना है, अंदाजे वाला, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल राइट ऑफ होता तो वो तो निकल जाता। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं सिंपली आप लोगों के लिए 3,70,000 पे 5% लगाऊं, 3,70,000 पे 5% लगाऊं तो देखो क्या आता है आपके सामने है 18,500। तो सर ये एक कॉन्सेप्ट था, बेसिक रिवीजन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अभी हम इसमें एरर को डालते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एरर को हम पार्क करते हैं इसके अंदर। बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात पहले बेसिक कैलकुलेशन क्लियर होगी कि भाई प्रोविजन मेंटेन करने का मतलब क्या है, कि जो साल के आखिर में रिसीवेबल है उतना उसका 1% मुझे प्रोविजन रखना है, कि इतने तो नहीं मिलेंगे। तो मैं देखता हूँ साल के शुरू में कितना रखा हुआ है, रखना कितना चाहिए, मेंटेन कितना करना है। तो फॉर द ईयर मजीद एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, लॉस। फॉर द ईयर की अनरिकवर्ड अमाउंट पे एंटिसिपेटेड लॉस, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका मतलब है फॉर द ईयर की अनरिकवर्ड अमाउंट पे एंटिसिपेटेड लॉस, क्योंकि हम कह रहे हैं जिस साल का इनकम है उसी साल का उसका एंटिसिपेटेड लॉस वहीं बुक कर लो, दैट्स इट। ऐसा नहीं हो कि इनकम इस साल आ रही है, लॉसेस बाद में हो रहे हैं। बात क्लियर है? तो हमने एक अंदाजे वाला लॉस बुक कर लिया। ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जिसमें हमने ये सीखा कि आप जब क्रेडिट सेल्स करेंगे रिसीवेबल इंक्रीज होंगे, पैसे आएंगे, रिसीवेबल्स कम होंगे, पैसे आएंगे, रिसीवेबल्स कम होंगे, और राइट ऑफ की वजह से आपका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो तो बाद में देखेंगे, पर राइट ऑफ की वजह से आपका टोटल रिसीवेबल कम हो जाएगा। क्योंकि आप बोलेंगे ये पैसे रिसीवेबल में होनी नहीं चाहिए, अंदाजे वाला लॉस तो दूर की बात है, इसको तो यहाँ से निकालो। आप खुद देखें, जब ये 30,000 आपने यहाँ से निकाल दिया तो आपका सम एट रिस्क, जो पैसे फंस गए वो इसको हटाकर है ना, अब देखेंगे बकाया पे कितना प्रोविजन रखना चाहिए। बात क्लियर है? खैर, अब इसकी एक इलस्ट्रेशन करते हैं। हम कह रहे हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 1, सही है जी। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिकवर्ड, इसको और अच्छे से करते हैं, कंपनी रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज सही है जी 16,000, वही लिख के देगा, कंपनी रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 16,000 आफ्टर 20% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। सही है जी। कंपनी ने रिसीव किए हैं 16,000 और 16,000 रिसीव करने पे
उसने टेक्निकली सामने वाले को डिस्काउंट दिया है। यानी एक बात तो समझ आ रही है, पहले रिसीवेबल पूरा बुक हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा, रिसीट्स फ्रॉम दी कस्टमर हैव बीन appropriately parked to cash book, however instead of crediting receivables, company credited sales। अच्छा, अब it is the company's policy to maintain provision for bad debts at the rate of 5%। ये सूरत हाल है, बात समझिएगा। हुआ क्या? अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ कहते हैं, रिसीट फ्रॉम द कस्टमर हैव बीन अप्रोप्रिएटली पार्क टू कैश बुक। बोला कैश बुक में तो पूरे पैसे आ गए, हाउएवर इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग रिसीवेबल्स, उस कंपनी ने क्या कर दिया है सेल्स को क्रेडिट कर दिया। यानी कंपनी क्रेडिटेड सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स नहीं बुक की है, वो बोला कंपनी ने सेल्स बुक कर ली है। यानी कैश डेबिट और सेल्स की एंट्री बन चुकी है और कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% का प्रोविजन रखती है। आए देखते हैं इसमें क्या सूरत हाल है। हम कह रहे हैं एंट्री मेड। अच्छा, एंट्री के अंदर हुआ हुआ क्या, यहाँ से उठा लेते हैं। एंट्री के अंदर हुआ हुआ यह है कैश या बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अच्छा, कितने से? 16,000 रुपये से। अच्छा, ये हम कह रहे हैं ये नेट ऑफ डिस्काउंट बुक की है, ये कैश भी नेट ऑफ, ऑब्वियसली नेट ऑफ डिस्काउंट है। पर हम ये कह रहे हैं एंट्री टू बी मेड, एंट्री बननी क्या चाहिए थी। हम ये कह रहे हैं एंट्री बननी क्या चाहिए थी। सवाल तो ये है, सवाल तो ये है कि एंट्री बननी क्या चाहिए थी। तो सर एंट्री बननी क्या चाहिए थी, उसके ऊपर हमने कहा एंट्री बननी चाहिए थी कैश या बैंक डेबिट 16,000 रुपये से। ये बिल्कुल सही है। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए था, यानी मेरा रिसीवेबल का बैलेंस कम होना चाहिए था, क्योंकि रिकवरी है ना। तो मैंने कहा इसको मैं अगर ये करूं तो पूरे से रिसीवेबल कम होना चाहिए था, ऐसा ही है। और अल्टीमेटली जो मैंने डिस्काउंट दिया है तो वो टेक्निकली सेल्स को रिड्यूस करना चाहिए था। तो मैंने कहा सेल्स को डेबिट करके या डिस्काउंट एक्सपेंस ये आ गया। ये थी प्रॉपर एंट्री। और एक और भंड हुआ है। मुझे बताओ कि जब मेरा रिसीवेबल, यहाँ पे लिखता हूँ ना तुम लोगों के लिए, जब रिसीवेबल 20,000 से ओवर स्टेटेड है, दिस मीन्स ये 20,000 क्लोजिंग में इंक्लूडेड है। सुकून से समझते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब हो, ग्रिप में है बात। मैं कह रहा हूँ जब ये रिसीवेबल 20,000 से ओवर स्टेटेड है, दिस मीन्स ये 20,000 आपके क्लोजिंग रिसीवेबल में इंक्लूडेड है। जब क्लोजिंग में इंक्लूडेड है मीन्स इस पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बुक हो चुका है। ज़्यादा बुक हो गया ना, पर इस पे कितना परसेंट? 5%, यानी मीन्स इस पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बुक हो चुका है। तो सर अब क्या मैं ये जब सही करूँगा, यानी रिसीवेबल्स को कम करूँगा, तो मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कम होगा ना, जो कि हुआ नहीं है। बात क्लियर है? अगेन देखो, ये बात तो यहाँ से थॉट प्रोसेस की थी ना, क्योंकि देखो अगर मैं ये कैश एंड बैंक को आपके सामने मैं करता हूँ, अगर मैं इस कैश एंड बैंक को 20,000 रुपये से कम कर दूँ, सही जी, 20,000 रुपये से कम कर दूँ, अभी देखना नीचे प्रोविज़न कितना है, 18,500 है, अभी 18,500 है, मैंने इसको 20,000 रुपये से कम कर दिया, सही है जी। आप बात समझिएगा, देखें मैं अगर फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, आप ये समझें अभी हुआ हुआ क्या है। अभी हुआ हुआ ये है कि मेरे रिसीवेबल्स ज़्यादा हुए हैं, यानी रिसीवेबल में ये 20,000 रुपये की एंट्री पार्क नहीं हुई है, कसम खुदा की, देख लो लिखा हुआ है, ये रहा। वो बोल रहा है कि भाई हाउएवर इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग रिसीवेबल्स कंपनी क्रेडिटेड सेल्स, कंपनी ने सेल्स क्रेडिट कर दी है।
तो यानी रिसीवेबल में ये 20,000 पार्क नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ अगर 20,000 पार्क हो जाते तो क्लोजिंग कम हो जाता, क्लोजिंग कम हो जाता तो रिकवरी ज़्यादा हो जाती, रिकवरी ज़्यादा हो जाती तो प्रोविज़न कम हो जाता। इससे ही इसके 5% से, इसके 5% देखिएगा, मैंने अगर यहाँ पे 20,000 जैसे ही कम किया तो आई बिलीव ये 18,500 आपका ऑल टुगेदर, ये प्लस होगा, रिकवरी ज़्यादा है, 17,500 हो गया। आप खुद देखें ना भाई, मैं कह रहा हूँ देखें अभी ये 4 लाख की रिकवरी है, अभी ये कितने की रिकवरी है, 4 लाख रुपए की, पर मैं कह रहा हूँ कि रिकवरी में 20,000 रुपये ऐड नहीं हुआ हुआ, तभी तो मैं कह रहा हूँ देखिए लॉजिकली बात कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ प्रोविज़न कितना है, 18,500, तो अगर मैं 20,000 रुपये की रिकवरी पार्क करूं, मेरे बच्चों अगर मैं 20,000 रुपये की रिकवरी पार्क करूं तो क्या मैं कह सकता हूं 20,000 रुपये रिकवर हो गए तो इस पे जो प्रोविज़न है वो भी नहीं होगा, वो भी कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे अगर मैं 20,000 रुपये डाल दूँ, सही है जी, तो कितना हो गया 4 20, तो ये देखो ये कितना आ गया 17,500, तो पहले कितना था 18,500, तो मैंने कहा 20,000 रुपये का 5% 1000 आता है, यही तो बेनिफिट हो गया। तो समझने की बात है ये अभी हुआ हुआ नहीं है, ये अभी हुआ हुआ नहीं है। तो हमने जब एरर डिटेक्ट किया तो हमें उसको अप्रोप्रिएटली सही करना है। खैर अब मैं यहाँ पे करूँगा करेक्टिंग एंट्री। सर करेक्टिंग एंट्री के लिए आपने कहा सर आ जाएं, कैश और बैंक तो बिल्कुल सही है, इसको तो आप कटा दें अपनी ज़िंदगी से। आपने कहा सर ट्रेड रिसीवेबल को 20,000 रुपये से कम करें, खुदा के वास्ते जो कि होना चाहिए था। आपने सेल्स बुक की हुई है ज़्यादा, सेल्स कितनी बुक की हुई है सर, ये रही 16,000 रुपये की सेल्स आपने बुक की हुई है। प्लीज़ सुनिएगा 16,000 रुपये की सेल्स बुक की हुई है, बट अगेन मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर सेल्स को 20,000 रुपये से ही रिवर्स कर रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आपने फजूल की सेल्स कितने की बुक की हुई है 16,000 रुपये की, पर आपने जो 4,000 रुपये का डिस्काउंट बुक किया है उससे भी तो मज़ीद सेल्स कम होगी ना। देखो डिस्काउंट एक्सपेंस को अलग से बुक करो या सेल्स में ही नेट कर दो, बात एक ही है ना। यानी अगर मैं आपको यूं कहूं समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आपकी सेल्स रिकॉर्ड हुई है कोई लेट से XYZ अमाउंट की 2.5 मिलियन की, सही है, आपने इसमें एडजस्टमेंट की लेस, जो गलत सेल्स बुक हुई हुई है, कितनी सेल्स गलत बुक हुई हुई है, ये 16,000, ये 16,000 की सेल्स गलत बुक हुई ना, ये रिवर्स की। अच्छा इसमें तो 16,000 जीरो हुआ ना, जो मजीद आपने डिस्काउंट बुक करना था वो भी तो बुक करोगे ना, सही जी, डिस्काउंट और सेल्स एरोनियसली बुक्ड, सही जी, और डिस्काउंट कितना है 4,000 का, तो कुल मिला के सेल्स कितने से रिवर्स हो रही है सर 20,000 रुपये से। तो ये आ गई सेल्स आपकी, और ये सेल्स में लिख रहा हूँ ये अज्यूम्ड है। और अगर इसको यूं करें कि भाई आपने सिंपल क्या किया, आपने जब पैसे लिए तो आपको एंट्री क्या बनानी चाहिए थी, कैश आता, रिसीवेबल पूरा जाता और आपका डिस्काउंट बुक होता, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट डिस्काउंट एक्सपेंस, तो भी आपका पीएनएल कम होता है, या सेल्स को कम कर लो। प्रेजेंटेशन वाइज IFRS 15 वाइज आपने इसकी प्रेजेंटेशन सेल्स को रिड्यूस करके ही दिखानी होती है। किया हुआ क्या था, जो पैसा आया सेल्स में डाल दिया था। अब मैंने कहा कैश में तो कोई पंगा नहीं है, कैश को मैं करूँगा ग्रीन, इसमें कोई पंगा नहीं है, इसमें कोई पंगा नहीं है। पंगा कहाँ पर है सर, पंगा ये है कि सेल्स बिला वजह की बुक हुई हुई, आपने पहले सेल्स को रिवर्स कर दिया, ये रहा सर, ये तो 20 से किया भाई, इसमें 16 वो है जो उसने गलत बुक किया, तो बाकी क्या है सर, बाकी आपका सेल्स वो है ना जो आपने डिस्काउंट बुक करना है, वही बुक कर लिया। और ट्रेड रिसीवेबल को मैंने कम कर दिया जो कि अब तक नहीं हुआ, बट अगेन इसकी एक और रिप्लिकेशन है, अगर मैंने ये हरकत की तो इसकी वजह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी मैं ही रिड्यूस करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये हरकत करता तो ये प्रोविजन कम होता, क्योंकि रिकवरी ज़्यादा है, प्रोविजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। सर 20,000 रुपये से अगर रिसीवेबल कम हुआ तो इसके 5% से मेरा प्रोविज़न भी कम हो जाएगा, जो ऊपर करके दिखाता है। होप यू ऑल गॉट द कॉन्सेप्ट के प्रोविजंस के रिलेटेड क्या होता है और अगर रिसीवेबल में भंड हो तो कहाँ का इम्पैक्ट आता है। जज़ाकल्लाह।